15 मार्च 2019 वो दिन जब न्यूजीलैंड की सरजमीन पर इंसानियत लहूलुहान हुई। सिर्फ 15 मिनट में 51 बेगुनाह अपनी इबादतगाहों में शहीद कर दिए गए। और आज 7 साल बाद वही दहशतगर्द एक बार फिर अदालत में है। क्यों? ये सवाल पूरी दुनिया पूछ रही है। ऑस्ट्रेलवी दहशतगर्द ब्रेंटन टैरेंट, जिसने मस्जिद नूर और लैनवुड इस्लामिक सेंटर में हमला करके 51 अफराद को शहीद और 40 को जख्मी किया, 2020 में उम्र कैद बगैर किसी पैरोल की सजा पा चुका है। ये न्यूजीलैंड की तारीख की पहली सजा थी जिसमें किसी को कभी भी जेल से बाहर आने की इजाज़त नहीं दी गई। इस केस की सबसे अहम बात यह है कि दहशतगर्द ने खुद रज़ाकाराना तौर पर एतराफ़ जुर्म किया था। जून 2019 पहले तमाम इल्ज़ामात से इनकार। 31 जुलाई 2019 अचानक फैसला कि वो अपना गुनाह कबूल करेगा। 4 दिन बाद फिर अचानक फैसला बदल दिया। मार्च 2020 वीडियो लिंक के जरिए तमाम 82 इल्ज़ामात पर बाज़ाब्ता एतराफ़ जुर्म कर लिया। अदालत के रिकॉर्ड के मुताबिक उस वक्त उसकी जहनी हालत बिल्कुल दुरुस्त थी। एक फ्रांसिक माहिर नफ्सियात ने भी तस्दीक की कि वो फुट टू प्लीड था, यानी अपना एतराफ़ जुर्म करने के लिए मुकम्मल तौर पर फुट था और मुकम्मल होशो हवास में फ़ैसला कर रहा था। ये बात बहुत अहम है कि न्यूजीलैंड की तारीख में पहली बार किसी शख्स पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगा। पहली बार किसी को उम्र कैद बगैर पैरोल की सज़ा सुनाई गई। उसने खुद रज़ाकाराना तौर पर एतराफ़ जुर्म किया, जिससे मुतासरीन को ट्रायल के लंबे और तकलीफदेह मराहिल से बचाया गया। ये सब इस अपील को मज़ीद गैर संजीदा और तकलीफदेह बनाता है। अदालत के रिकॉर्ड के मुताबिक उस वक्त उसकी जहनी हालत बिल्कुल दुरुस्त थी। एक फ्रांसिक माहिर नफ्सियात ने भी तस्दीक की कि वो फिट टू प्लीड था, यानी अपना एतराफ़ जुर्म करने के लिए मुकम्मल तौर पर फिट था और मुकम्मल होशो हवास में फ़ैसला कर रहा था। ये बात बहुत अहम है कि न्यूजीलैंड की तारीख में पहली बार किसी शख्स पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगा। पहली बार किसी को उम्र कैद बगैर पैरोल की सज़ा सुनाई गई। उसने खुद रज़ाकाराना तौर पर एतराफ़ जुर्म किया, जिससे मुतासरीन को ट्रायल के लंबे और तकलीफदेह मराहिल से बचाया गया। ये सब इस अपील को मज़ीद गैर संजीदा और तकलीफदेह बनाता है। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक इसके खिलाफ सबूत इतने मजबूत थे कि ट्रायल का नतीजा पहले से तय था। सबूतों में शामिल थे हमले की गोप्रो लाइव वीडियो जो सोशल मीडिया पर नशर की गई, मसाजिद की CCTV फुटेज, दहशतगर्द के अपनी माँ और बहन को भेजे गए पैगामात जिनमें उसने अपने इरादे बताए, उसकी माँ की रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज जिसमें वो उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। ये सब कुछ साबित करता है कि यह हमला मुकम्मल मनसूबाबंदी के साथ किया गया था। ये बात भी अहम है कि 2020 में इस दहशतगर्द ने अपने वकीलों को खुद हटा दिया और कहा कि वो अपने फैसले खुद करेगा। उस वक्त भी किसी ने उसकी जहनी हालत पर सवाल नहीं उठाया। मजीद ये कि रिपोर्ट्स के मुताबिक वो जेल में भी अपने नज़रियात फैलाने की कोशिश करता रहा। उसने ख़त व किताबत के ज़रिए अपने नज़रियात को ज़िंदा रखने की कोशिश की, जिसके बाद उसकी कम्युनिकेशन पर सख्त पाबंदियाँ लगाई गईं। ये सब उसके मौजूदा दावे को मज़ीद कमज़ोर बनाता है कि वो जहनी दबाव में था। अब ब्रेंडन टेलर दावा करता है कि उसे जेल में अजियत दी गई, उसे तन्हाई ने जहनी तौर पर तोड़ दिया, उसने गैर अकली हालत में एतराफ़ जुर्म किया था। लेकिन न्यूजीलैंड हुकूमत के मुताबिक ये सब उसकी बनाई हुई कहानी है। प्रोसिक्यूशन कहती है कि उसके दावे के मुकाबले में वकला, माहिरीन नफ्सियात, जेल हुकाम और अदालत के रिकॉर्ड सब उसके बरक्स गवाही देते हैं। न्यूजीलैंड के कानून के मुताबिक किसी भी मुजरिम को अपनी सज़ा के खिलाफ अपील करने के लिए सिर्फ 20 वर्किंग डेज दिए जाते हैं। ब्रेंटन टैरेंट ने यह अपील सालों बाद दायर की, तो फिर अदालत ने उसे सुना क्यों? क्योंकि न्यूजीलैंड के इंसाफ का उसूल है, अगर कोई शख्स ये दावा करे कि उसके साथ बुनियादी नाइंसाफ़ी हुई है तो अदालत इस दावे को कम अज़ कम सुनेगी। ये सिर्फ एक इब्तदाई मरहला है। इसका मतलब ये नहीं कि अपील कबूल हो गई है। अदालत सिर्फ ये देख रही है कि क्या इस अपील में कोई कानूनी वज़न मौजूद है या नहीं। इंसाफ शफाफ होना चाहिए। रियासत की ताकत कानून के ताबे होनी चाहिए। हर शख्स को अपील का हक हासिल है और कहीं ऐसा ना हो कि कोई वाकई नाइंसाफ़ी का शिकार हो। ये उसूल इंसाफ को मजबूत बनाते हैं, लेकिन मुतासरीन के लिए ये एक और बोझ बन जाता है। ये अपील सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई नहीं, ये उन ख़ानदानों के लिए एक और क़यामत है जिन्होंने अपने प्यारों को मस्जिद के फ़र्श पर खून में लथपथ देखा था। वो माएँ जो आज भी अपने बेटों की तस्वीरें सीने से लगा कर सोती हैं। वो बच्चे जो हर जुम्मे को मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर अपने वालिद की वापसी का इंतज़ार करते थे और अब अदालत में बैठकर इस कातिल का नाम दोबारा सुन रहे हैं। मुतासरा ख़ानदान कहते हैं, हमने समझा था कि ये बाब बंद हो गया, मगर आज फिर हमें इसी खौफ, इसी दर्द, इसी चीखों में वापस धकेल दिया गया है। ये अपील उनके लिए सिर्फ एक कार्रवाई नहीं, ये उनकी इबादतगाहों, उनकी शनाख्त, उनकी सलामती और उनके वजूद पर दोबारा हमला है। बहुत से मुतासरीन ने कहा कि वो अदालत में इसका चेहरा दोबारा देख कर कांप गए। कुछ ने कहा कि उन्हें लगा जैसे वो फिर से 2019 में वापस चले गए। कुछ ख़ानदानों ने कहा कि वो कई दिनों तक सो नहीं सके। कुछ ने कहा कि ये अपील दहशतगर्द की तवज्जो हासिल करने की कोशिश है। कुछ ने कहा कि ये इसके नज़रियात को दोबारा जिंदा करने की कोशिश है। हुकूमत ने कहा कि वो मुतासरीन के साथ खड़ी है। पुलिस ने मुतासरा ख़ानदानों को इजाफी सपोर्ट फराहम की। अदालत ने भी मुतासरीन के लिए खुसूसी इंतजामात किए ताकि वो महफूज माहौल में कार्रवाई देख सकें। ये दिखाता है कि रियासत मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ रही। अगर अपील मुस्तरद होती है तो ये न्यूजीलैंड के इंसाफ के निज़ाम की मजबूती साबित करेगी।
अगर अपील कबूल होती है तो ये दुनिया भर में दहशतगर्दों के लिए एक ख़तरनाक मिसाल बन सकती है और मुतासरीन के लिए एक और लंबा कानूनी सफ़र शुरू हो सकता है। अदालत के पास चंद मुमकिन रास्ते हैं। 1. अपील मुस्तरद। सबसे ज़्यादा इम्कान यही है क्योंकि उसके पास कोई कानूनी दिफा मौजूद नहीं। 2. अपील की इजाज़त, जिसका मतलब होगा कि मुतासरीन को दोबारा ट्रायल के मराहिल से गुजरना पड़ेगा। 3. सिर्फ सज़ा पर नज़रसानी, मगर यह भी कम इम्कान है क्योंकि उसका जुर्म न्यूजीलैंड की तारीख का बदतरीन जुर्म है। क्राइस्ट चर्च हमला सिर्फ न्यूजीलैंड पर नहीं, पूरी इंसानियत पर हमला था, और आज जब वही दहशतगर्द अदालत में दोबारा अपनी आवाज़ उठा रहा है, दुनिया एक बार फिर मुतासरीन के साथ खड़ी है। ये कहानी सिर्फ कानून की नहीं, ये इंसाफ, यादाश्त और इंसानियत की कहानी है।